लॉन्च के 1 महीने 2 महीने के अंदर अंदर पूरी इंडस्ट्री में तहलका मच गया कि बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। हम लोग वही काम टेकअप करते हैं जिसको सोसाइटी कहती है इम्पॉसिबल। ये प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो सकती। तो तब मेरी टांगें कांपती थी कि मेरा एक कंपोनेंट भी चलेगा कि नहीं चलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि जब आप कुछ इनोवेशन करते हो तो आप अकेले नहीं कर सकते, आपके पास एक बड़ी टीम होती है। 1500 प्रोफेशनल्स काम करते हैं, सो ये सारे इनोवेटर्स हैं। सब इनोवेटर्स हैं, सब अपने अपनी फील्ड में काम करते हैं, सबको हम बराबरी का सम्मान देते हैं, बराबर की उनकी बात होती है और वो सब मिलके ये बड़े बड़े काम करते हैं। एक साइड हम किसानों के साथ खड़े हैं और फिर रियलाइज किया कि कुदरत को हम दुर्वरतों जितनी कर रहे हैं, उसका मैं वर्ड नहीं यूज़ करूंगी, पर उसकी चीर फाड़ कर रहे हैं। हम तो कुदरत के लिए एक हैवान से ज़्यादा हैं। बहुत बहुत कुछ मतलब हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। अभी क्या है कि 10% बचा है, अब वापस उसको ठीक करना है। ठीक वो तभी होगा जब हम नेचर के साथ चलेंगे। अब एक नया आया है कि एथेनॉल जो गन्ने से बनेगा और वही प्लेन्स में यूज़ होगा, बट साथ में एक और आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें लिखा हुआ था उसके पानी की बहुत बार इस्तेमाल होगा और उससे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएगी। तो ये जो प्रॉब्लम है कि दुनिया में फ्यूल की प्रॉब्लम है या दुनिया में पानी की प्रॉब्लम है, ये उसी तरीके से वैनिश होने वाली है जिस तरीके से इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम पिछले 30 सालों में वैनिश हुई। अभी तो ये डर लग रहा है कि इंसान ना वैनिश हो जाए। सो जितना भी शहर का न्यूट्रिएंट जो शहर में आ रहा है वो सारा का सारा फर्टिलाइजर बन के शहर से वापस खेतों की तरफ जाएगा, ताकि खेतों को बाहर से इंपोर्टेड फर्टिलाइजर लाना ना पड़े। तो आपको लगता है कि आज की जो सरकारें हैं आपकी इस आइडिया को लेंगी? कोई कूड़े के पहाड़ पे तो सरकारें गिरती हैं। हमारे जो 1500 लोग हैं उनकी सैलरी कहाँ से आ रही है? इन्हीं आइडियाज को सेल करके। वैसे तो वो ड्रिंकिंग वाटर से भी बेटर प्योर हो जाता है जिस प्रोसेस को हम यूज करते हैं, लेकिन अगर ना भी यूज करना चाहें तो एटलीस्ट पर्कुलेट करके हम जमीन को वाटर रिचार्ज कर सकते हैं। तो जमीन इज लाइक ए बैंक। तो ये जो पंजाब का ग्राउंड वाटर की बहुत की जमीनी पद्धर पानी का गिरी जा रहा है, तो उससे ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। सो आप पानी को वापस उस लेवल पे डालोगे, बिकॉज़ तो पानी का यूज मतलब हम खेती के पानी को रिकवर कर लें। जब हम इवेपोरेट नहीं करेंगे या इवेपोरेट करने के बाद हम रिकवर कर लेंगे उस पानी को, तो फिर पानी की रिक्वायरमेंट खत्म। अगर आप पानी को यहीं रोक लोगे तो वो साइकिल इंटरप्ट नहीं होगा। वो जो पानी बरस रहा है हाँ। वो यहाँ का पानी नहीं है, वो समुद्र का पानी। पर आपको लगता है आपके इस आइडिया को इम्प्लीमेंट पे होने दिया जाएगा? बिकॉज आप एक बहुत मतलब $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री को टारगेट करोगे अगर आप फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को टारगेट करोगे। हर बार मैं नहीं कहूँगा, कोई और कहेगा। कहना तो है और बदलना तो है। हमको अपने एनवायरनमेंट को बचाना है। बट हम हमेशा देखते हैं कि जब कोई टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट को बचाने की कोशिश आती है तो एक इंडस्ट्रियल लॉबी खड़ी रहती है उसके खिलाफ। तो फार्म वर्कर और लैंड ओनर दोनों ही इस टाइम पे हताश हैं, निराश हैं कि क्या हो रहा है ये। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਵੇਕ ਵਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਜੋ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਨ। ਸੋ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਹੈਗਾ ਉਸਨੇ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਵ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਵੇਕ ਵਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਪਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ। तो स्प्रे ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਔਰ ਕੈਂਸਰ ਉਹ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। देखिए 1992 में मैं जब चंडीगढ़ में आया तो मेरे फादर का एक छोटा सा बिजनेस था, तो वो बहुत खराब हालत में था। तो मेरे को जो है ना 1-1.5 साल पहले से मैंने कुछ सोचा कि क्या करूँगा, आके कौन सा बिजनेस करूँ जो कम से कम पैसे में स्टार्ट हो सके, जो कि शुगर इंडस्ट्री जिसमें मेरे फादर थे और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जिसमें मैं था, उन दोनों को कंबाइन करे और स्टार्ट भी कर सकूं। तो मैंने स्प्रे नोजल्स डिजाइन किए जो कि शुगर इंडस्ट्री के लिए बहुत यूजफुल थे। और वो जैसे ही मैं आया विद इन 6 मंथ्स मैंने उनको बनाया। इसी शहर की इंडस्ट्रियल एरिया में अलग अलग वर्कशॉप्स में रह के मैंने उन्हें बनाया और विद इन लॉन्च के 1 महीने 2 महीने के अंदर अंदर पूरी इंडस्ट्री में तहलका मच गया कि बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। और मेरी कंपनी जो है ना उसका नाम भी मैंने चंडीगढ़ में आके इसी अपने सब्जेक्ट के ऊपर रखा, स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइस। उसमें क्या खास था? तो वो था कि स्प्रे नोजल, और स्प्रे नोजल वो जो है शुगर फैक्ट्री में पानी, गर्म पानी को ठंडा करता था। तो बाहर जो है आपको देखेंगे फुवारे जैसे लगते थे शुगर इंडस्ट्री में उस टाइम पे,
और वो जो है पानी को ठंडा कर देते थे। और इसकी वजह से शुगर फैक्ट्री में बहुत अच्छा वैक्यूम बनता था। वहाँ पे जो है अच्छे वैक्यूम में चीनी जो है बहुत अच्छी सफ़ेद रंग की चीनी बनती थी। तो शुगर इंडस्ट्री को पूरा इस पूरे सबकॉन्टिनेंट में थाईलैंड, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान तक सारे के सारे जो ये कूलिंग एंड कंडेंसिंग सिस्टम है आज भी सब मेरे ही डिजाइन किया हुआ लग भी रहा है और चल भी रहा है। तो आप बचपन से ऐसे कुछ डिजाइनिंग वाले में आपका ध्यान था, कुछ अलग रास्ते निकालने, कुछ इस लाइक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बहुत अलग नहीं होगा, पर मेरे लिए कोई नया ही टॉपिक है। देखिए शुगर फैक्ट्रीज जो है, मेरे फादर शुगर फैक्ट्री के शुगर टेक्नोलॉजिस्ट थे। हम लोग गांव में ही शुगर फैक्ट्रीज होती थी। उस जमाने में कोई कंप्यूटर नहीं था, कोई खेल नहीं था। तो हमारा खेल यही था कि कुछ खेती कर लो, किसी बाग में जाके अमरूद तोड़ लो, आम तोड़ लो, पौधे लगाओ। और उनको एग्रीकल्चर के चारों तरफ की जिंदगी थी। स्कूल से आने के बाद, पढ़ाई खत्म होने के बाद बस यही। तो उस उससे कनेक्टिविटी थी। और मुझे जो है जब इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरे ऑप्शन मिले तो मुझे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मुझे यूनिवर्सिटी भी जो इंडिया की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की, जीबी पंत यूनिवर्सिटी पंतनगर मिली। तो मेरे को वहां पे और भी जो है ना अपनी ब्रांच में काम करने का मौका मिला। और अब जो आपकी मैं देखूं तो आपकी 100+ पेटेंट्स हैं। तो आपने क्या किया उसके बाद आई थिंक अगर 92 से आप इनोवेशन पे ही आए हैं, तो क्या क्या कर पाए हैं? तो, तो सबसे पहले तो मैंने वही देखा कि जो हाइड्रोलिक्स के ऊपर काम किया मैंने, कि किस तरीके से पानी को कम से कम एनर्जी से स्प्रे करके उसको ठंडा कर सके, फिर वैक्यूम कैसे इम्प्रूव कर सके। तो शुरुआत तो किसी भी एक इंजीनियर की बहुत छोटी सी होती है, एक छोटा सा कंपोनेंट बना दिया और उस पर हाँ आपने अपने फादर को कर्जे से निकाल लिया। हाँ, वो तो निकाल लिया मैंने उनको। मतलब वो वापस मतलब बहुत परेशान थे, चंडीगढ़ छोड़ के वापस जाना चाह रहे थे और मैंने उनको चंडीगढ़ में ही रखा। और मतलब अगले 20 साल तक उन्होंने बहुत अपनी जिंदगी अच्छी निकाली। और मुझे बड़ा खुशी है इस बात की कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सका। तो पहला एम ही यही था कि किसी तरीके से कुछ पैसे कमा लो, किसी तरीके से अपनी फैमिली की जो है वेलफेयर का ध्यान रख सको। वहां से जब आपको सक्सेस मिल गया तो फिर और कुछ और बड़ा काम करें। तो कोई कंपोनेंट से इक्विपमेंट, इक्विपमेंट से एक फैक्ट्री का सेक्शन, फिर उसका फुल ऑटोमेशन, कंप्यूटराइज कंट्रोल सिस्टम, फिर उस पूरी फैक्ट्री। और उसी जर्नी में एक के बाद एक मोर कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट और मोर कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज पे काम करता गया। तो जो चीजें मुझे पहले सपना ही लगती थी कि मैं भी क्या कुछ कर सकूंगा, तो तब मेरी टांगें कांपती थी कि मेरा एक कंपोनेंट भी चलेगा कि नहीं चलेगा। आज मुझे जो है कॉन्फिडेंस होता है कि शायद मैं जो है ना बड़े से बड़ी कॉम्प्लेक्स चीजों को संभाल लूंगा, बड़े से बड़ी टीम को संभाल लूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जब आप कुछ इनोवेशन करते हो तो आप अकेले नहीं कर सकते, आपके पास एक बड़ी टीम होती है। उनको मोटिवेट करना, और काम वही करते हैं, आपका आइडिया होता अब है। 1500 प्रोफेशनल्स काम करते हैं, सो ये सारे इनोवेटर्स हैं। सब इनोवेटर्स हैं, सब अपनी अपनी फील्ड में काम करते हैं। सबको हम बराबरी का सम्मान देते हैं, बराबर की उनकी बात होती है और वो सब मिलके ये बड़े बड़े काम करते हैं। सो यहाँ आपके पास एक एग्रीकल्चर का साइंटिफिक लैब है जहाँ पे आप एग्रीकल्चर को कैसे सुधारें। बट एग्रीकल्चर की मैं एक बात करूँ, एक बुक आई थी सेपियंस, तो मैंने एग्रीकल्चर के बाद जब पढ़ा तो मेरा तो एक नजरिया बदल गया कि आपने सेपियंस पढ़ी है? हाँ सो आप मेरी बात समझ रहे हैं। हाँ। मैं उस टाइम किसानी आंदोलन भी चल रहा था जब मैंने वो किसानी पे वो चैप्टर पढ़ा, और एक साइड हम किसानों के साथ खड़े हैं, और फिर रियलाइज किया कि हम तो कुदरत के जैसे वो कुदरत को हम दुर्वरतों जितनी कर रहे हैं, उसका मैं वर्ड नहीं यूज करूंगी, पर उसकी चीर-फाड़ कर रहे हैं हम तो कुदरत के लिए एक हैवान से ज़्यादा हैं। बहुत 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 कुछ मतलब हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। अभी क्या है कि 10% बचा है। अब वापस उसको ठीक करना है। ठीक वो तभी होगा जब हम नेचर के साथ चलेंगे। दुनिया में जितना भी पेट्रोल है और जितना भी कोयला है, सब एग्रीकल्चर की देन है। सबका ओरिजिन बायोमास है। हुँ। और जितना कोयला और पेट्रोल हम हर साल यूज करते हैं, उससे कहीं ज्यादा पैदा करते हैं, मगर उसका हमें दिखता नहीं कि वो कहाँ गया। जैसे कि आप गन्ने की खेती करें हुँ। तो गन्ने के अंदर चीनी केवल 25 से 30% होती है, जी। बाकी बायोमास होता है। अब हम सोचते हैं कि एथेनॉल किससे बना है? चीनी से। अरे भाई, चीनी तो खाने के लिए है। ये 70% बायोमास है, इसमें कहीं ज्यादा एनर्जी है।
और इसी से ही हिस्टोरिकली पेट्रोल और डीजल बना है नेचर में, और आज भी इंसानों को बड़ी आसानी के साथ उससे बना सकते हैं। अब एक नया आया है कि एथेनॉल जो गन्ने से बनेगा और वही प्लेन्स में यूज होगा, बट साथ में एक और आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें लिखा हुआ था इसके पानी की बहुत बार इस्तेमाल होगा और उससे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आएगी। देखिए, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसको कि मैं आपको ये कहूंगा कि आज से 30 साल पहले कोई सॉल्यूशन नहीं था। जब मैं इस शहर में आया था 30 साल पहले, तो एक लैंडलाइन फोन नहीं मिलता था। जी। 10 हजार रुपए जमा करा के 2 साल बाद आता था। मैं अपने ऑफिस में, मैंने ऑफिस पे किराए पे वो ऑफिस लिया जहां लैंडलॉर्ड ने मेरे को कहा कि फोन भी दे दूंगा तुमको साथ में। तो मैंने वो ऑफिस खरीदा, उस ऑफिस में मैंने किराए पे लिया, वहां रहा, और रात में भी मैं वहीं सो जाता था क्योंकि मेरे घर में फोन नहीं था और मैं अपना एक भी बिजनेस कॉल मिस नहीं करना चाहता था। तो ये आप समझिए कि उस जमाने में किसी ने सोचा था कि गरीब से गरीब आदमी के पास भी फोन होगा। मैं चंडीगढ़ आने के बाद 3 महीने बाद वापस अपनी यूनिवर्सिटी 3 महीने के लिए गया, क्योंकि जो किताबें मुझे चाहिए थी वो चंडीगढ़ में अवेलेबल नहीं थी और अमेरिका से मैं मंगा नहीं सकता था। मैं वापस यूनिवर्सिटी गया, फिर से 3 महीने रहा, पढ़ाई करी उस सब्जेक्ट की, प्लास्टिक इंजीनियरिंग की, जिस मटेरियल में मेरे को अपना कंपोनेंट बनाना था, और फिर आके चंडीगढ़ में मैंने उसको काम किया। आज आप सोचिए कि दुनिया की हर किताब आपके पास मौजूद है। आज आप दुनिया की किसी भी जगह, आप कोई भी जना बात कर सकता है, वीडियो कॉल कर सकता है, ऑलमोस्ट हर चीज फ्री की है। तो देखिए कितना बड़ा चेंज आ गया इसी 30-35 सालों में। तो ये जो प्रॉब्लम है कि दुनिया में फ्यूल की प्रॉब्लम है या दुनिया में पानी की प्रॉब्लम है, ये उसी तरीके से वैनिश होने वाली है जिस तरीके से इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम पिछले 30 सालों में वैनिश हुई है। अभी तो ये डर लग रहा है कि इंसान ना वैनिश हो जाए। देखिए, अब जब इंसान जो जब है इंसान की जरूरत ही नहीं है, एआई आ गई और इंसान की जरूरत ही नहीं, मशीन आपका काम कर रही है, इस तरह की हालत आ गई। अगर हम वेस्टर्न वीडियोस देखें तो उसमें तो कह रहे हैं बॉयफ्रेंड की जरूरत नहीं, हस्बैंड की जरूरत नहीं, एक रोबोट से प्यार कर लो, वो ज्यादा अच्छे जवाब देता है, ज्यादा ख्याल रखता है। खाना बनाने के लिए मशीन आ गई है, तो फिर क्या दुनिया देख रहे हैं हम? देखिए, इंसान हमेशा से टूल बनाता आया है। कभी हल बनाया। पर हम इंसान की रिप्लेसमेंट ले आए हैं। नहीं, इंसान की रिप्लेसमेंट नहीं है, इंसान की रिप्लेसमेंट नहीं है, ये टूल है। ये एक है अगर कि आप एक पति भी मशीन को बना लेंगे तो फिर तो इंसान की रिप्लेसमेंट ही होगी ना। देखिए, ऐसा है कि ये थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, फिर आपको वो वापस जो है ओके। आ जाएगा वो। वापस आपको एक कमजोर पति चाहिए होगा तो उस वापस जाना पड़ेगा वहां पे। आप ये कह रहे हैं? हाँ, देखिए, क्योंकि आपकी और मेरी बात हो रही थी इससे पहले, तो आप ये कह रहे थे कि जो खेती है, खेती में जो शुरुआत करी है वो औरतों ने की, पर मर्दों ने बाद में आके ले लिया। नहीं, अभी भी देखा जाए तो नाम भले ही आदमियों का हो, लेकिन आज भी आप जब खेतों में जाके देखेंगे तो आपको जो है ना लड़कियों का ही वहां पे भी बोलबाला दिखेगा। वो भले ही चलिए, इसका मैं आपसे एक जवाब पूछती हूँ, आपकी फैमिली का आप किसको क्रेडिट देते हैं? अपने आप को देते हैं कि अपनी वाइफ को देते हैं? देखिए, बहुत हद तक जो है ना मेरे चारों तरफ मेरी मदर, मेरी बुआएं, मेरी नानी, दादी और मेरी वाइफ, यही लोग जो है ना, जो कैरेक्टर तो वही बनाते हैं। फादर से तो थोड़ा बहुत मिल लेते हैं, ज्यादा बात भी कम ही कर पाते हैं। तो ये तो हर इंसान के साथ यही सच्चाई है। बाकी चलो, आप मान लेते हो, इसकी ये बड़ी अच्छी बात है। सो आपने अब 100 पेटेंट बनाए हैं, सबसे अच्छा आपको लगा कि हाँ, ये मेरी जानकारी है उसको लेके और मेरी कुदरत की जो को बचाने की जो सोच है उसको लेके, वो कौन सा रहा? देखिए, बहुत सारे पेटेंट्स थे। शुरुआत के पेटेंट्स में सेल्फिशनेस ज़्यादा थी। मुझे अपने को प्रोटेक्ट करना था, मुझे अपने पैसे पैसे कमाने कमाने थे, थे, कर्जे। वो सब थे। धीरे-धीरे करके वक़्त बीतता गया, मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट सब मीट आउट हो गई। अब मैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मेरे जो लास्ट के 3, 4, 5 महीने के पेटेंट्स हैं, जो फाइल हुए हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उनमें से कुछ पेटेंट्स हैं जैसे कि कोई बड़ा मेगा सिटी है, हम्म। तो जितना सिटी में वेस्ट कार्बन गार्बेज के फॉर्म में जनरेट हो रहा है, दैट इज एनफ टू मेक द एविएशन टर्बाइन फ्यूल ऑफ दैट सिटी। कूड़े से। यस, शहर के कार्बन, शहर की एनर्जी से शहर का एयरपोर्ट एनर्जाइज हो जाएगा। हम्म। एंड एवरी सिटी विल बी ए फर्टिलाइजर फैक्ट्री। हम्म। सो जितना भी शहर का न्यूट्रिएंट जो शहर में आ रहा है, जितनी भी फॉर्म में, वो सारा का सारा फर्टिलाइजर बन के शहर से वापस खेतों की तरफ जाएगा,
ताकि खेतों को बाहर से इंपोर्टेड फर्टिलाइजर लाना ना पड़े। जब ये दो चीजें पानी और गार्बेज से निकल जाएगी तो फिर वो प्योर पानी बचता है। तो पूरा डिस्टिल वाटर वो वापस अगर शहर ना भी लेना चाहे तो जमीन में डिस्टिल वाटर को लीच कर दिया या वाटर बॉडीज में डाल दिया डिस्टिल वाटर को, ताकि साफ पानी हर तरफ दिखाई दे और पूरा पानी शहर को बाहर से लाने की जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि एक्चुअली में इंसान को या किसी शहर को बाहर के पानी की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि अगर आप ये कर देंगे तो कूड़े के पहाड़ पे इलेक्शन नहीं होगी, पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। अगर आप यहाँ से बना देंगे तो फर्टिलाइजर फैक्ट्री बंद हो जाएगी। पानी का प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे तो लड़ाइयाँ नहीं होंगी। तो फिर आपको खतरा नहीं है इन लोगों की जिनकी आप सारी लड़ाई खत्म करनी है ना, लड़ने के लिए नहीं है ना जिंदगी। तो आपका जो ये आइडिया है अभी पेटेंट पास हो गया है कि अप्रूव हो गया है कि हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, तो यूनिक है। आपको लगता है कि आज की जो सरकारें हैं आपकी इस आइडिया को लेंगी? कोई कूड़े के पहाड़ पे तो सरकारें गिरती ही चलती ऑलरेडी हैं। बात चल रही है। मेरे को जो है जो वेस्ट वाटर के ऊपर जो इंडियन गवर्नमेंट का जो हाईएस्ट अवार्ड है CSIR इनोवेशन अवार्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के ऊपर, वो मेरे को मिला है। तो उन्होंने इससे पहले की अवार्ड तो मिल गया पर इसको अप्लाई कहाँ हुआ है? कौन सी सिटी को आपने, कौन से शहर को, पंजाब में हो या कहाँ? बिकॉज हर जगह पानी की किल्लत तो आ रही है आज। देखिए क्या होता है कि पहले कोई आइडिया डेवलप होता है, पेटेंट होता है, उसके चारों तरफ छोटा छोटा काम होता है। तो हमारी कंपनी आज 600 करोड़ रुपए हर साल के प्रोडक्ट बना के बेचती है। तो उसमें से आधा बिजनेस तो इसी काम पे क्या ही है। तो हमें ऑलरेडी हमारी 115 हमारे जो 1500 लोग हैं उनकी सैलरी कहाँ से आ रही है? इन्हीं आइडियाज को सेल करके उसी की इनकम से तो आ रही है। बैंगलोर में सबसे ज्यादा पानी की पीने की प्रॉब्लम आती है, उन्होंने आपसे आइडिया लिया? हाँ बिल्कुल, हम जो है पूरे बेंगलोर की सारी वाटर अथॉरिटीज के साथ बात कर रहे हैं, दिल्ली की वाटर अथॉरिटीज के साथ बात कर रहे हैं, और अब मैं चंडीगढ़ में खुद ये इनिशिएटिव अपनी तरफ से लेने जा रहा हूँ कि चंडीगढ़ शहर को बाहर से पानी ना लाके हम यहीं के पानी को इतना रिसाइकिल कर दे। अगर हम वापस, वैसे तो वो ड्रिंकिंग वाटर से भी बेटर प्योर हो जाता है जिस प्रोसेस को हम यूज करते हैं, लेकिन अगर ना भी यूज करना चाहें तो एटलीस्ट पर्कुलेट करके हम जमीन को वाटर रिचार्ज कर सकते हैं। तो जमीन इज लाइक ए बैंक, जब आपको पानी लेना हो ले सकते हैं, लेकिन तभी ले सकते हैं जब आप उसमें डालें। तो ये जो पंजाब का ग्राउंड वाटर की बहुत की जमीनी पद्धर पानी का गिरी जा रहा है, तो उससे ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। बिल्कुल सो बिल्कुल। आप पानी को वापस उस लेवल पे डालोगे हाँ, बिकॉज हाँ। हम लोग यूनिवर्सिटी बाड़ू साहब यूनिवर्सिटी में हमने एक ग्रीन हाउस बनाया है, और फर्दर अब हम इस टेक्नोलॉजी पे और काम कर रहे हैं कि खेती में ही हम पानी का यूज करना बंद कर दें। तो पानी का यूज मतलब हम खेती के पानी को रिकवर कर लें सारा का सारा। जब हम इवेपोरेट नहीं करेंगे या इवेपोरेट करने के बाद हम रिकवर कर लेंगे उस पानी को, तो फिर पानी की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी। कैसे रिकवर? कोई वही पानी ऊपर जाता है, बारिश आती है तो बारिशें बंद कर दोगे आप? नहीं, बारिश तो होगी, बारिश का पानी तो जमीन में जाना चाहिए। हाँ, तो अगर आप उसको रिकवर, कोई साइकिल को ब्रेक नहीं करोगे? आप ऐसे समझ लीजिए कि हम इस स्टूडियो में बैठे हैं जी। अगर मैं आपको कहूं कि इस स्टूडियो में हम पानी लूज नहीं कर रहे हैं तो आपको आश्चर्य होगा, लेकिन ये सच्चाई है कि अभी हम यहाँ पे जितना भी पानी हमारी बॉडी से निकल रहा है यहाँ के उस AC में कैप्चर हो रहा है। वहां पे हम बॉटल लगा दें तो हम चाहे 1 साल इस स्टूडियो में रहें, पानी की वजह से हमें कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम बाहर से आने वाली हवा को भी डिह्यूमिडिफाई कर रहे हैं, और जो हमारी बॉडी से जो मॉइस्चर निकल रहा है 100% वो कैच कर रहा है और सरप्लस है। बट यही पानी साइकिलों के ऊपर से आता है, जितनी मुझे साइंस आती है कि यहाँ से पानी वो साइकिल होके से नीचे आता है। हाँ। बादल हैवी हो जाते हैं, वो पानी गिरता है। अगर आप पानी को यहीं रोक लोगे तो वो साइकिल इंटरप्ट नहीं होगा। वो जो पानी बरस रहा है हाँ। वो यहाँ का पानी नहीं है, वो समुद्र का पानी है, वो कहीं दूर का पानी है। जो वो उस आने को नहीं आप रोक सकते, लेकिन आप अपनी कंजम्पशन को तो रोक कम कर सकते हो ना। अगर आपने एक ग्रीन हाउस लगा दिया और वो ग्रीन हाउस सील्ड है और उसके अंदर की जो हवा है उसको डिह्यूमिडिफाई कर तो रहे आप हो, सारी खेती को मतलब कवर में करोगे, कवर में करो। बट वो फिर और महंगी हो जाएगी। नहीं। वो फिर वो प्लास्टिक कवर आ जाएगा, प्लास्टिक कवर का फिर कुदरत पे मतलब मेरे हाँ, देखिए प्लास्टिक भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ऐसे प्लास्टिक हैं जो कि 25 साल तक बिना किसी प्रॉब्लम के आपके ग्रीन हाउस का कवर बन के रह सकते हैं, और वो 98% 97% ट्रांसपेरेंसी है। आप उस खेती में साथ में अंदर ग्रीन हाउस के अंदर ही आप सोलर पैनल्स भी लगा सकते हो, तो वो जो खेती है वो पावर्ड भी खुद ही होगी, यानी कि वो एयर कंडीशन है बट सेल्फ पावर्ड है। तो जो इतने टूल्स आ गए हैं आज सोलर के कि आप उसके थ्रू आप पूरे खेत की भी एयर कंडीशनिंग कर सकते हो। तो मैं एक पर्टिकुलर इस साइंस के ऊपर बहुत एक्सटेंसिवली हमारी कंपनी काम कर रही है कि हम खेती में ही
प्रोडक्टिविटी बढ़ा लें। जैसे कि ये हमारा स्टूडियो है तो एयर कंडीशन है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है ना, तो प्लांट की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जैसे ही आप उसको राइट कंडीशंस देते हो, उसको ना इंसेक्टिसाइड की जरूरत है, ना पेस्टिसाइड की जरूरत है, ना इन्फेक्शंस फैल रहे हैं, तो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी पॉसिबल है। बट फिर वो जो एयर कंडीशनर की हवा निकलेगी वो एनवायरनमेंट को खराब नहीं, करेगी। यही फर्क है कि जो वही डिफरेंस है, जो मॉडर्न एयर कंडीशनिंग जो आज की है वो प्रॉब्लमेटिक है। जी। ये एयर कंडीशनिंग लॉन्ग टर्म लास्ट नहीं करेगी, क्योंकि क्या होता है कि आज दिन में जब सबसे ज्यादा गर्मी होती है बाहर भी, तब हम यहाँ की गर्मी को लेके गर्म हवा बना के बाहर फेंकते हैं। बाहर पहले ही बहुत गर्म है, जी। दिन में नहीं फेंकना है, आपने रात में फेंकना है। दिन में एब्जॉर्ब कर लो, मत फेंको, मगर रात के टाइम में निकाल दो। रात में मौसम ठंडा हो जाता है तो आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी बच जाती है उसका, उस तरीके से। तो खेती में भी यही है कि आपको ज्यादा ठंडक नहीं चाहिए, थोड़ी सी ठंडक चाहिए। ठंडक भी नहीं चाहिए बल्कि हमें पानी पकड़ना है, ताकि हमारा खेती का पानी ना निकल जाए, क्योंकि पानी एक बार निकल गया तो फिर पौधे को ठंडा कौन करेगा। हमको पानी जरूर चाहिए इस रूम के अंदर। सो इस पे फर्टिलाइजर कम इस्तेमाल होगा। फर्टिलाइजर तो देखो रिसाइकिल हो रहा है, फर्टिलाइजर हर एक के पास है। फर्टिलाइजर का जब लॉस होता है तो उसको मेकअप करने के लिए फर्टिलाइजर देना पड़ता है। हम लॉस को बंद कर दें, लॉस कैसे पर बंद आपको होगा? लगता है आपकी इस आइडिया को इम्प्लीमेंट भी होने दिया जाएगा, बिकॉज आप एक बहुत मतलब बिलियन ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री को टारगेट करोगे अगर आप फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को टारगेट करोगे। देखिए क्या है कि बहुत किताबें बंद हो गई, पब्लिशिंग हाउस बंद हो गए, कैमरे बंद हो गए, कैलकुलेटर बंद हो गए, किसी ने कोई अफसोस किया क्या? बहुत सारे नौटंकी गांव के आसपास हर एक जगह पे मेले लगते थे, बहुत कम हो गए। देखिए ये तो टेक्नोलॉजी की वो है, एक 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 एरा है। हर बार मैं नहीं कहूंगा, कोई और कहेगा। कहना तो है और बदलना तो है। हमको अपने एनवायरनमेंट को बचाना है, हमें अपने जो आने वाली रेसेस हैं उनको नहीं, बचाना आपकी है। बात मैं एग्री करती हूँ, बट हम हमेशा देखते हैं कि जब कोई टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट को बचाने की कोशिश आती है तो एक इंडस्ट्रियल लॉबी खड़ी हो जाती है उसके खिलाफ। तो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए बड़े लोग आए हैं, बट अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को ही देखें तो ग्रीन उसमें से ही बाहर निकल गए। सो आपको क्या लगता है यहाँ पे आपके आइडियाज को कितनी एक्सेप्टेंस मिलेगी? मेरा गुड लक है कि मैं ऐसे देश में हूं जिस देश के पास कार्बन नहीं है, और जिस देश का किसान अब सोच रहा है कि खेती करूं कि ना करूं। ज्यादातर लोगों ने तो खेती करना छोड़ दिया है। मैं तो ये कहता हूं कि फार्मर कहाँ है अब? फार्मर तो बचा ही नहीं। फार्मर ने जाके, बच्चे ने जाके तो नौकरी कर ली। अब तो लैंड ओनर है, वो भी छोटा सा, और फार्म वर्कर है जिसके पास कुछ नहीं है। तो फार्म वर्कर और लैंड ओनर दोनों ही इस टाइम पे हताश हैं, निराश हैं कि क्या हो रहा है ये। हमको उन्हीं के लिए काम करना है। लैंड ओनर्स को यूनाइट करके लार्जर फार्म तैयार करने हैं, और प्रोफेशनल फार्म वर्कर्स और एआई और रोबोट्स को यूज करके खेती करनी है, और एनवायरमेंट फ्रेंडली काम करने हैं। आप लेबरर्स को एक एआई से रिप्लेस कर दे, रोबोट्स नहीं, को लेंगे? रिप्लेस नहीं होता कोई भी, आराम देना है। रिप्लेसमेंट नहीं है। मैं पहले सारा काम हाथ से, मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी, मैं ड्राइंग अपने हाथ से बनाता था, फिर कंप्यूटर से बनाई, फिर तो ये इंसान को 24 घंटे गुलाम नहीं बनाना है अपने को, उसे आराम से बैठना है, स्ट्रेटजी और थिंकिंग पे काम करना है। ये कहने की बात होती है, पर मेरा बेटा भी अभी जॉब नहीं मिल रही उसको अमेरिका में एक्चुअल था, बिकॉज एआई ने ले ली जॉब्स, तो हाँ, जॉब्स की दिक्कत तो आ रही है। जब ऐसे इतने सारे बच्चे जिनको जॉब्स नहीं मिलेगी तो ये टेक्नोलॉजी हमारे अगेंस्ट नहीं जाएगी? ऐसा नहीं है। ये आप जिस लेवल पे पहुंच गए हो आज, वो लेवल आपको उसके बारे में चिंता नहीं होगी। अगर आपका 600 करोड़ का एक साल का है तो हम चिंता करनी छोड़ दें आपके हाँ, बारे में, बट बच्चों के लिए प्रॉब्लम होगी ना। मतलब मुझे लगता है कि हमें अपनी पॉपुलेशन, उसकी नीड्स और टेक्नोलॉजी को इकट्ठे देके चलने, रोबोट्स पे ज्यादा एम्फेसिस नहीं जा रहा। नहीं ऐसा नहीं है। आप ये वो हर वाला बार लड़का ऐसा याद लगता करो है। जो 92 में अपनी फादर के कर्जे को उतारने के लिए आया था, हाँ, और उस टाइम अगर एआई होता तो वो बच्चा शायद अपना सपना पूरा ना कर पाता। देखिए क्या है कि आज अगर आप नहीं भी पैसे कमाओ, तो क्या आपको सरकार, बहुत सारी गवर्नमेंट के पास तो इतने पैसे हैं कि वो आपको पैसे ही आपके लिए फैसिलिटीज क्रिएट कर देंगे, अब आराम से पॉलिटिकल रहो। डिबेट में ना आए, वो तो कर्जे से तो हमारा बुरा हाल हुआ हुआ है। देखिए सो सारे महाराष्ट्र से लेके राजस्थान से लेके पंजाब से लेके सब जगह कर्जा ही कर्जा है। तो वो रिपोर्ट आई है कि मतलब हर जगह कर्जा है। सो कर्जा अगर फ्री में देंगे तो कर्जे बढ़ते रहेंगे। ये सब स्टेट्स की कहानी है, सिर्फ पंजाब की नहीं है। मैं जो है, मेरे ताऊ जी नासा में काम करते थे, और उस जमाने के मैंने अपने अपने फोटो देखे बचपन के,
तो मैं अपने दादा के घर में अपने फादर की गोद में बैठा था। पीछे का घर देख के मैं सहम गया। इतना टूटा-फूटा घर के सामने मैं कलर्ड फोटो में मैं अपने फादर की गोद में बैठा हूँ। तो वो भी हालात में वो खुश दिख रहे थे सारे लोग। आप अगर पुरानी मूवीज देखें, हाँ। जो फ्यूचरिस्टिक मूवीज होती थी, तो हम हंसते थे ऐसे कैसे होगा, वो सब हो रहा है। तो ऐसी मूवीज भी देखी हैं जाके मशीन रूल कर रही हैं और इंसान नीचे सीवरेज सिस्टम में जी रहे हैं। इंसान का लगा हुआ है, इतनी देर काम करेंगे सो मशीन टेक ओवर करे। सो जो दुनिया आ रही है, क्या आपको लगता है वैसा भी हो सकता है? देखिए, प्रॉब्लम्स तो हैं। सोसाइटी में डिस्पैरिटीज की प्रॉब्लम है। नहीं, मशीन और इंसान की जो जंग, वो कभी नहीं, उसमें हमेशा इंसान ही जीतेगा, कभी मशीन नहीं जीत सकती। वो जंग हो सकती है। जंग कभी नहीं होगी। अभी इंसान इतना मूर्ख नहीं हुआ है कि वो जो है मशीनों को अभी अभी मतलब समय लगेगा, पर हो सकता है वो एक। देखिए, होपफुली ऐसा कुछ नहीं होगा, वरना तो हमने देखा ही है कि कोविड में किसी एक गलती की वजह से एक वायरस ही अगर लिबरेट हो गया सिस्टम के अंदर तो कितना डिस्ट्रक्शन हुआ। तो ये देखिए, प्रॉब्लम्स तो हैं ही हैं, लेकिन होपफुली इंसान हमेशा क्लेवर रहेगा। ये नहीं भूलें कि मुझे मुझे जो लगता है कि जब हम इनोवेशन करते हैं, एआई लैब्स है, हमारा फोकस क्या होता है, बट उसमें हम एक जो समाजक जिम्मेदारी है उसको भी लेके चले कि हाँ, इसका इम्पैक्ट हमारी आबादी पे कितना आएगा, तो उसको कितना कंटेन करना है। बिकॉज हम सिर्फ बात करते हैं कि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब है तो उसको कैसे कंटेन करना है, उसका कितना इम्पैक्ट आएगा। बट अगर अ, एक ये जो एआई है या ऐसी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का भी इम्पैक्ट होगा, चाहे वो इमीडिएट मतलब साथ के साथ आपको मरते हुए लोग नहीं दिखेंगे, बट धीरे धीरे जिंदगियां तबाह होती दिखेंगी। सो शायद एक सोशल इम्पैक्ट भी हमें टेक्नोलॉजी के साथ लगाना चाहिए। तो मेरा तो जो है मैं इसको पूरी जो टेक्नोलॉजी है उसको बहुत पॉजिटिवली लेके काम करना चाहता नहीं, हूँ। मुझे पता है आप हाँ, इन्वायरमेंट के लिए कर रहे हैं, पर आज इन्वायरमेंट के साथ इंसान एनवायरनमेंट भी से खतरे में है। एनवायरनमेंट से ज्यादा मेरा फोकस लोग ही है। मैं चाहता हूँ कि जो जो गांव हैं वो वापस कल्चर का सेंटर बने। गांव में बहुत कुछ है ऐसा जो कि शायद बड़े शहरों में नहीं है। गांव में आप सारे लोग एक दूसरे को जानते पहचानते हैं, शहर में हम एक दूसरे को नहीं जानते। इतना जानते हैं सोशल मीडिया के राही, आप देखो फेसबुक और की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। नहीं। लेकिन ऐसा है कि जो भी एक लेगेसी है हम्म, उसको हमें बचाना है। खेतों को और गांव को एक इंडस्ट्रियलाइज फॉर्म में लेके आना है। जैसे कि आज कैमरा और मोबाइल मिल गए, क्योंकि 30 साल पहले नहीं थे। जी। मैं चाहता हूं कि खेती और इंडस्ट्री मिल जाए, क्योंकि जो मॉडर्न प्लास्टिक, मॉडर्न फ्यूल्स और मॉडर्न मटेरियल्स वो खेती के उस हिस्से से आए जो कि फूड नहीं है। यानी कि अगर आपने कहा कि चावल उगाए, तो चावल के ऊपर का रैपर और धान, रूट्स, वो सारे के सारे एक मटेरियल्स बन के आए। आप ऐसे समझ लीजिए कि एक मॉडर्न एआई चिप भी धान के सिलिकॉन से बन सकती है, और वो सबसे प्योरेस्ट मटेरियल है, वो वहां बैठा हुआ है। बाजार में आपको या एक माइन में आपको उतना प्योर सिलिकॉन नहीं मिलेगा जितना धान की भूसी में मिलेगा। तो ये इस तरीके के लिंकेजेस हैं बहुत सारे, जिनको कि हमें जस्ट जब हम उनकी प्रोसेसिंग करते हैं तो अपने आप मिल जाते हैं। जैसे कि मैं कहूं कि आज आपको एक कैमरा जो आपके पास है उसकी कीमत क्या है, तो आप बता नहीं सकते, वो पता नहीं, वो तो साथ में मिला है। क्या बिना कैमरे का फोन सस्ता मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या मिल भी जाएगा? शायद मिलना मिलना भी मुश्किल है। तो ऐसे ही हम अगर इंडस्ट्री और फार्मिंग को आप हाइब्रिड बनाते हैं तो उसमें इतने सारे प्रोडक्ट निकल के आते हैं कि जो कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपसे कहा कि शहर का कूड़ा और शहर के गंदे पानी से शहर का टोटल फ्यूल, शहर का टोटल फर्टिलाइजर, और शायद म्यूनिसिपैलिटी चलाने के लिए जितने पैसे चाहिए शहर को, वो भी सारे मिल जाएंगे। आप पहले चंडीगढ़ को ट्राई करें, चंडीगढ़ हाँ, का। हाँ, मैंने वो एक दिन ड्राइव करी थी, मैंने सोचा था चंडीगढ़ में भी दिल्ली के मुकाबले का कूड़े का पहाड़ निकल आएगा, पर बन गया है। देखिए वही है। जैसे जो हमारी इंसानों की जो सबसे पहला कैरेक्टर था ना, वो था एक दूसरे से कनेक्टिविटी। हम्म। हम लोग हजार लाख करोड़ लोग मिलके एक साथ काम कर सकते हैं। ये इंसानियत का जो कैरेक्टर है ना, इसको नहीं भूलना है आपको। एआई आएगा, टेक्नोलॉजी आएगी, लेकिन हमारी आपस की जो शक्ति है उसको, और पूरी फैमिली, उसको एक फैमिली की तरह रखना। जब हम रखेंगे तो शहर साफ भी हो जाएंगे। सारी प्रॉब्लम्स को मिलके अगर हम सोचेंगे तो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगी। इंसानों ने जब भी जिस भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी वो हमेशा सॉल्व हुई है।
मगर कोशिश होनी जरूरी है, उसके बाद सॉल्यूशन अपने आप आ जाता है। थोड़ा आपसे पर्सनल जानना चाहती हूँ विवेक जी, बिकॉज आपने कितना संघर्ष किया और आज आप किस मकाम पे पहुंचे हैं। आज की नौजवान पीढ़ी को देख के आपको क्या लगता है? देखो, सब सारी नौजवान जो है ना, जब वो कॉलेज से निकलते हैं तो यही सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी पैसे कमाएं, ताकि वो अपने माँ बाप सबके सामने उनकी आंखों का तारा बन जाए। लेकिन पैसे कमाना आपने देखा है मुश्किल है। बहुत ज़्यादा पैसे भी कमाने के एम से अगर हम चलते हैं तो फिर फ्रस्ट्रेशन होता है। तो हम पहले सब चीज़ों में ये सोचें कि हम सोसाइटी के लिए यूज़फुल कैसे बनें, और जब आप यूज़फुल सोसाइटी के लिए बन जाएँगे तो फिर पैसे आने शुरू हो जाएँगे। अगर हम यही सोचेंगे कि सिर्फ़ पैसे कमाना है, जल्दी से जल्दी कोई जॉब मिल जाए, बड़ी से बड़ी जॉब मिल जाए, ना भी मिले, छोटी-सी जॉब भी मिल जाए, लेकिन हर दिन आपका ऐसा बीतना चाहिए कि कुछ तो आपने अच्छा काम किया सोसाइटी के लिए, और फिर आपको जो है ना धीरे-धीरे वैल्यू मिलनी शुरू हो जाएगी। आपकी निजी ख्वाहिशें नहीं आपसे सोसाइटी के लिए काम करते हैं? आजकल के बच्चों की निजी ख्वाहिशें बहुत होती हैं, उनको पहले ब्रांड पहनना है, उनको अपनी पहचान से पहले अपनी टी शर्ट की पहचान चाहिए। सो आप उसके बारे क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ कि मेरा काम ही मेरी पहचान है। मैं जो है, मैं सारी दुनिया की चिंता करूँगा तो दुनिया मेरी चिंता कर ही लेगी। तो मेरा ध्यान रखने के लिए मेरे 1500 एम्प्लॉइज़ हैं, मेरी फैमिली है। मुझे अपना ध्यान रखने की क्या ज़रूरत है? वो मेरा ध्यान रखते हैं। मैं दुनिया का ध्यान रखता हूँ। अच्छा, सो आपकी फैमिली आपका ध्यान रखती है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, बेटे, बेटियाँ? दोनों बेटे हैं। तो वो भी आपके साथ हैं कि एक बेटा मेरा यूएस में है, वो पढ़ के अब जो है काम कर रहा है, और दूसरा बेटा, बड़ा वाला बेटा इंडिया में है, वो मेरे उसने भी साथ है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करी नहीं, के? दोनों ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, दोनों ने यूएस में पढ़ाई करी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और टेक्सास एएनएम यूनिवर्सिटी से, तो दोनों अच्छे स्टूडेंट हैं। तो आपने उनके साथ कितना टाइम स्पेंड किया एज़ अ फादर? कितनी आपकी परवरिश में उनकी देखिए, बच्चे तो फादर और बच्चों का रिलेशन माँ और मतलब फादर और सन का होता है। हुँ। गुरु जैसा अभी रिलेशन मेरा भी उनसे अभी डेवलप हो रहा है धीरे-धीरे करके। क्योंकि जब पढ़ लिख के आ जाते हैं तभी जाके जो है ना वो गुरु वाला आता है, लेकिन अल्टीमेटली शायद गुरु और फादर एक नहीं होते। तो मैंने उनको इंडिपेंडेंटली छोड़ा हुआ है कि भाई आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से चलाओ, हुँ, हुँ। और मैं आपको बस दूर से देख रहा हूँ। जब मेरे से कुछ पूछोगे तो मैं बताऊँगा। अदरवाइज़ तो मैं फादर सन जैसा रिलेशन ज़्यादा है, गुरु और शिष्य जैसा रिलेशन कम है। फादर सन रिलेशन कैसे होता है? सो फादर सन में वही कि भाई क्या तुम्हारा लाइफ़स्टाइल है, तुम्हें पैसे कितने चाहिए, अच्छा, और देने वाला होता है। बस देने वाला होता है। और क्या है, उनको उनका ध्यान रखना है भाई वो डिसिप्लिन में रहें और उनको पैसे की कोई कमी ना हो। उसके बाद उनको कैसा, मतलब एक होता है कि एक प्रोफेशनल जो बिल्डअप है, वो शायद फादर का और सन का नहीं होता है। मेरे भी फादर मेरे आइडल रहे हैं, और बहुत कुछ मैंने अपने फादर से टेक्नोलॉजी का बहुत कुछ सीखा है। लेकिन फिर भी उनके जो दोस्त थे या उनके आस-पास का सर्कल था, उनसे अपने फादर के मुकाबले भी उनसे ज़्यादा सीखा है। लेकिन फंडामेंटल्स अपने फादर से सीखे हैं ज़िंदगी के। आपके बेटे मैकेनिकल इंजीनियर करके आए हैं, इंजीनियरिंग करके आए हैं, अमेरिका से पढ़ के आए हैं, तो उनको लगता नहीं कि हमें ज़्यादा पता है, आपको हम आके सिखाने की कोशिश नहीं करते? ये तो सभी बच्चों को होता है। सारे बच्चे जो है वो अपने आप को अपने फादर से ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं। लेकिन वो स्मार्ट होते भी हैं, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं होता उनको उतना। जो हमारा 30-35 साल का एक्सपीरियंस है वो नहीं है उनके पास। दिमाग उनका तेज है, ट्रेनिंग से वो हमसे आप कैसे ज़्यादा बैलेंस शार्प करते हैं इसको? है। मैं उनको समझाता हूँ, फिर वो जब समझ कभी आते हैं? नहीं करते तो मैं सोचता हूँ चलो कल समझेंगे। आपका आगे का क्या क्या सोच है? आप क्या चाहते हैं? क्या एक फाइनल ड्रीम है आपका? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत मेरी एज ए कंपोनेंट डिज़ाइनर रही, फिर इक्विपमेंट डिज़ाइनर रही, और फिर मैं जो है फैक्ट्री डिज़ाइन के ऊपर काम किया। अब मैं पूरी वैल्यू चेन पे फोकस कर रहा हूँ कि किस तरीके से जो है वाटर की रिक्वायरमेंट्स पूरे कंट्री में हर जगह ख़त्म हो जाए, वाटर रिसाइकिल हो, न्यूट्रिएंट्स रिसाइकिल हो, और जितने भी हमारे रूटीन के रॉ मटेरियल्स हैं, स्पेशली कार्बन बेस्ड, सभी किस्म के प्लास्टिक, सभी किस्म के फ्यूल्स और केमिकल्स, ये सब एग्रीकल्चर से आए। और एग्रीकल्चर में इतना कार्बन भरा पड़ा है और इतने न्यूट्रिएंट्स भरे भरे पड़े हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एग्रीकल्चर में इनकम सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ा के नहीं आएगी, जब दोनों पोर्शन क्रॉप के, यानी 1 किलो चावल पैदा हुआ तो 4 किलो बायोमास पैदा हुआ, तो रियल वैल्यू बायोमास की है, चावल की नहीं है। जैसे कि आज का फ़ोन है,
तो वॉइस की वैल्यू नहीं है, डेटा की वैल्यू है। आज से 30 साल पहले वॉइस की ही वैल्यू थी। तो हम लोग एग्रीकल्चर में भी उसी जगह पे खड़े हैं कि जब हम खाने पीने का जो पोर्शन है जो एग्रीकल्चर का, वो वॉइस है, और जो जो खाने पीने का नहीं है वो डेटा डेटा है। है। और वो डेटा हमारा रियल रॉ मटेरियल है फ्यूचर का, और उसी पे ही हिंदुस्तान चलेगा। और लकीली हमारे देश में ऑयल नहीं है, तो मैं राइट प्लेस पे हूं कि यहाँ पे हम जो है अपनी जीडीपी का 15% इंपोर्ट करते हैं, जस्ट इसलिए कि हमारे यहाँ कार्बन नहीं है, लेकिन कार्बन है हमारे पास। सो यहीं हमारी से हम एग्रीकल्चर का कार्बन जिस दिन इन प्रोडक्ट बनाने में लगना शुरू हो जाएगा, तो हम नेट कार्बन एक्सपोर्टर हो जाएंगे, इंपोर्टर के बजाय। आपने कोई खेती के साथ कोई टाई अप करके ये ऐसा एक्सपेरिमेंटल फार्म बनाने की कोशिश नहीं करी? करी है। मैंने आपको बताया कि एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एक मॉड्यूल ग्रीन हाउस यहाँ हिमाचल में बाड़ू साहिब यूनिवर्सिटी में अभी हमने लगाया है। वहां पे हम यही डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि खेती को पानी की जरूरत नहीं है। अच्छा। लोगों को यही चीजें, मतलब हमारे ग्रुप में अक्सर और खासकर आजकल हम लोग वही काम टेकअप करते हैं जिसको सोसाइटी कहती है इम्पॉसिबल है, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो सकती। जब नहीं हो सकती है, वो वाले आइडियाज को ही हम पिक करते हैं कि भाई ये लो, आपको इसका सॉल्यूशन लीजिए। तो उसमें से एक है कि खेती में पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो हम डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं। जो जो हमारा आखिरी, मेरा पर्सनल ये है कि उसके बाद मैं रिटायर होना चाहूंगा कि भाई आप देखो, आपको दिखा दिया कि देखो खेती में कोई पानी की जरूरत नहीं होती, खेती में कोई फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं होती, अपने आप हो रही है। रोबोट लगा हुआ है, काम कर रहा है, आप ले और लो। अब पानी, ग्राउंड वाटर भी सब। और ग्राउंड वाटर को तो हमने हाथ नहीं लगाना, वो तो हमारे बैंक है, उसको नहीं हाथ लगाना है। वो तो कभी जिस साल सूखा पड़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तब, नहीं तो हाथ नहीं लगाना, जरूरत ही नहीं। जिस चीज की जरूरत नहीं, क्यों क्यों हम खर्च करें। मतलब वो कह रहे हैं ना कि भी बगल में बच्चा शहर में ढिंढोरा, आपके पास सॉल्यूशन है, सारी दुनिया से हम लड़ रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपके दरवाजे पे सरकारें आए और आपसे ये टेक्नोलॉजी लें और जो सारी हमारी खेती की प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व हो जाए। तो आए, मेरे को उम्मीद है कि हमारे इसको सुन के ही शायद कोई आपको सरकार से फोन आ जाए। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपकी सोच के बारे सुन के और आपके आइडियाज के बारे सुन के। एंड आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका काम चले। एंड जो आप लेके बैठे हैं, अगर ये सच निकला तो फिर तो आपको तो नोबेल पीस प्राइज मिलेगा किसी दिन। बहुत कुछ काम, इतना सारे लोगों ने इतना यहाँ तक मुझे पहुंचाया है। मैं तो इस साइकिल से इस शहर में आया था, यहाँ पहुंच गया, वो भी बहुत बड़ा इनाम है। मेरे को उम्मीद नहीं थी। मैं बहुत, बड़े आज भी लोग बहुत साइकिल पे आए थे शहर में, जो साइकिल पे आए थे आज बहुत लोग बहुत कहाँ कहाँ पहुंचे। तो साइकिल पे आना आई थिंक चंडीगढ़ में लकी साबित हुआ है। शिवप्रकाश सिंह बादल भी साइकिल पे आए थे। तो नहीं, ये शहर बहुत अच्छा है पूरे देश में। आज भी मैं इस शहर को छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहूंगा। हाँ, चंडीगढ़ जैसा कोई शहर नहीं है। हाँ। चलो, आपको जाना ना पड़े और हम भी कह सके चंडीगढ़ में एक नोबेल पीस प्राइज विनर बैठे हैं, तो मतलब ऐसा काम आप कर पाओ तो जरूर बनता है इस पर। और फिर पहली इंटरव्यू मेरी याद रखिएगा। किसी, कभी भी जो है ना, अपने जिंदगी में जितने साथी मिले हैं उनको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और वही वही एक एक कदम जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो है ना, याद आते हैं पीछे की कब कब किसने हमें साथ दिया था। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विवेक, थैंक यू, थैंक यू सो थैंक यू। मच।